नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जनपदों का उदय और महाजनपदों का विकास, राजतंत्र और गणराज्य के विकास के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से जनपद युग की शुरुआत हुई। ऋग्वैदिक काल में आर्य अनेक जनों में विभक्त थे। जन अपने को किसी एक पूर्वज की संतान मानते थे। प्रत्येक जन अनेक कुटुंबों से मिलकर बनता था और कुटुंब कई परिवारों का समूह होता था। इस प्रकार हम समझ सकते हैं, एक ही जाति के पुरुष से उत्पन्न विभिन्न कुटुंबों के समुदाय का नाम जन पड़ा, जो शुरुआत में खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हुए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए एक साथ रहते थे। ये वास्तव में जन राज्य या जातीय राज्य कहे जा सकते हैं, जिनका कोई निश्चित भौगोलिक आधार नहीं था। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर यायावर या खानाबदोश तरीके से घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। इनकी पहचान का आधार जन विशेष ही था। ऋग्वेद में हमें अनेक जनों का उल्लेख मिलता है, परंतु जनपद का उल्लेख नहीं मिलता है। जनपद से तात्पर्य यहाँ क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए स्थायी राज्यों से है, अर्थात ऋग्वैदिक काल में राज्यों का विकास या जनपद का विकास क्षेत्र विशेष के आधार पर होना शुरू नहीं हुआ था। लेकिन उत्तर वैदिक काल से राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू हुआ। उत्तर वैदिक काल से पूर्व ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जीवन केवल सामाजिक और आर्थिक आधार पर ही विकसित हुआ था। उत्तर वैदिक काल की सबसे प्रमुख विशेषता भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में इन जनों के बस जाने के कारण शुरू हुई। जिन भौगोलिक क्षेत्रों में ये जन बसे, वो क्षेत्र जनपद कहलाने लगे। अब जन या जाति, कबीला के स्थान पर जनपद या प्रदेश का महत्व बढ़ने लगा। राज्य की कल्पना जातीय के स्थान पर भौगोलिक होने लगी। महात्मा बुद्ध के समय तक आते आते जनपदों का पूर्ण विकास हो चुका था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है, लगभग 1 सहस्त्र ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा जा सकता है। इस काल में समस्त देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जनपदों का तांता फैलने लगा, विकास होने लगा।
एक प्रकार से अब जनपद राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की इकाई बन गए। बुद्ध काल तक आते आते हमें बहुत से जनपदों का वर्णन मिलता है। इनके इतिहास को जानने के हमारे मुख्य आधार प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथ, उत्तर वैदिक कालीन साहित्य, पुराण, रामायण और महाभारत इत्यादि हैं। जनपदों की स्थापना के साथ इनमें भूमि के लिए संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप निर्बल राज्य समाप्त होते चले गए और शक्तिशाली राज्यों में विलीन होते गए। अधिक शक्ति संपन्न और भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत राज्यों को महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें ऐसे 16 महत्वपूर्ण महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जो प्रामाणिक भी मानी जाती है। इन महाजनपदों का समय बुद्ध के पहले का माना जाता है। स्वयं बुद्ध के समय में इनमें से कई अपनी स्वतंत्रता खोकर अन्य शक्तिशाली जनपदों में विलीन हो गए थे। कुछ नए राज्य स्थापित हो गए और कुछ का स्वरूप परिवर्तित हो गया। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर महाजनपदों का काल 8वीं-7वीं शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्वार्ध तक माना जा सकता है। इन 16 महाजनपदों के बारे में अंगुत्तर निकाय में जो सूची हमें प्राप्त होती है, वो महाजनपद इस प्रकार है। इनकी चर्चा हम यहाँ थोड़ी कर लेते हैं कि ये मुख्य जनपद किस भूभाग में बसे हुए थे। इन महाजनपदों में सबसे पहला प्रमुख जनपद था अंग। यह जनपद बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित था। इसमें बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले शामिल हैं। यह मगध के पूर्व में स्थित था। मगध और अंग दोनों के मध्य चंपा नदी बहती थी। अंग की राजधानी का नाम भी चंपा था। बुद्ध काल के 6 बड़े नगरों में चंपा नगरी का नाम आता है। प्रारंभ में अंग प्रदेश एक शक्तिशाली जनपद था, परंतु बाद में जब मगध की शक्ति बढ़ी तो अंग उसी मगध में विलीन हो गया। महाभारत काल में कर्ण इसी अंग प्रदेश के राजा थे। दूसरा महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध, जो आगे चलकर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में बना और आने वाले 1000 वर्षों तक भारत की राजनीति का एक आधार बना। इसी मगध में बृहद्रथ, हेहय, नंद, मौर्य और गुप्त जैसे वंशों का उदय हुआ। वर्तमान बिहार के पटना और गया जिले इस राज्य के अंतर्गत थे। इनकी राजधानी का नाम गिरिव्रज या राजगृह था, जो अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। पहले यहाँ वृहद्रथ वंश का राज्य था। इस वंश में वृहद्रथ और उसका पुत्र जरासंध 2 अत्यंत प्रसिद्ध राजा हुए। प्रारंभ में यह एक छोटा राज्य था, पर धीरे धीरे अपने संसाधनों की बदौलत निरंतर विकास करता गया और बुद्ध काल के आते आते यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक बन गया। तीसरा महत्वपूर्ण राज्य था काशी। यह
जनपद उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित था। इसकी राजधानी काशी या वाराणसी थी, जो आज भी अपने ज्ञान, शिल्प, व्यापार और समृद्धि और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। काशी राज्य इस समय बड़ा शक्तिशाली राज्य था। इसका कौशल से लंबा संघर्ष चला। पहले कौशल राज्य को इसने दबाया, लेकिन अंततः काशी कौशल राज्य में ही विलीन हो गया। चौथा महत्वपूर्ण जनपद था कौशल। कौशल के अंतर्गत अवध का प्रदेश सम्मिलित था। रामायण के समय इनकी राजधानी अयोध्या थी। महात्मा बुद्ध के समय में श्रावस्ती इसकी राजधानी बन गई थी। रामायण और पुराणों में यहाँ के राजाओं को इक्ष्वाकु कुल का बताया गया है। धीरे धीरे इस राज्य की शक्ति बढ़ती गई। कौशल और काशी परंपरागत शत्रु थे। लंबे संघर्ष के बाद कौशल ने काशी पर भी अधिकार कर लिया और बुद्ध के समय तक यह 4 शक्तिशाली महाजनपदों में से एक के रूप में विकसित हो गया था। 5वां महत्वपूर्ण जनपद था वज्जी, जो वज्जी संघ के नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः वज्जी संघ 8 राज्यों का गणतंत्रात्मक संघ था। इन संघ में लिच्छवी, विदेह और जात्रक विशेष महत्वपूर्ण थे। विदेह की राजधानी मिथिला, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली और जात्रकों की राजधानी कुंडग्राम थी। ये सारे राज्य आधुनिक बिहार राज्य में स्थित थे। महात्मा बुद्ध के समय तक वज्जी संघ एक शक्तिशाली गणराज्य बना रहा। बाद में मगध के राजा अजातशत्रु ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। छठा महत्वपूर्ण राज्य था मल। वज्जी संघ की तरह मल राज्य भी एक गणतंत्रात्मक संघ था। वज्जी जनपद के उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई, आधुनिक देवरिया और गोरखपुर में मल जनपद विद्यमान था। इस संघ में भी मल्लों की 2 शाखाएं सम्मिलित थी, एक कुशीनारा की मल्ल शाखा और दूसरी पावा की मल्ल शाखा। मल्ल राज्य भी अंततः मगध द्वारा जीत लिया गया। 7वां महत्वपूर्ण राज्य था चेदी। आधुनिक बुंदेलखंड और उसके समीपवर्ती प्रदेश इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। चेदी राजवंश के लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है और महाभारत में यहाँ के प्रसिद्ध राजा शिशुपाल का उल्लेख भी प्राप्त होता है। 8वां प्रमुख जनपद वत्स राज्य था। गंगा नदी के दक्षिण की ओर का वह प्रदेश जो यमुना के तट पर स्थित था, वत्स राज्य के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी इलाहाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कौशाम्बी के उत्खनन से अनेक महत्वपूर्ण पुराअवशेष प्राप्त हुए हैं। पुराणों में भी वत्स राज्य का वर्णन आता है। बुद्ध के काल में यहाँ का राजा उदयन था और वत्स बुद्ध काल के 4 प्रमुख राजतंत्रों में से एक बन गया था। 9वां प्रमुख राज्य था कुरु। कुरु राज्य के अंतर्गत वर्तमान दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र शामिल था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ गांव है, वहां थी। हस्तिनापुर इस राज्य का एक और अन्य प्रसिद्ध नगर था और संभवतः महाभारत काल का हस्तिनापुर भी यही था। बुद्ध के समय तक कुरु राज्य का प्राचीन गौरव अस्त हो गया था, परंतु अभी भी वह अपने आचारशील के लिए प्रसिद्ध था। 10वां जनपद पंचाल था। पंचाल जनपद के अंतर्गत वर्तमान रोहिलखंड और इसके समीपवर्ती क्षेत्र फर्रुखाबाद, बदायूं और बरेली जिले के क्षेत्र आते थे।
पंचाल देश भी दो भागों में विभक्त था। एक उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी और दक्षिणी पंचाल जिसकी राजधानी कौंपिल्य थी। 11वां प्रमुख राज्य था मत्स्य। मत्स्य देश का विस्तार राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों में था। इसकी राजधानी विराटनगर, जो वर्तमान में बैराठ के नाम से प्रसिद्ध है, थी। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं बिताया था और विराटनगर की राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ संपन्न हुई थी। इसी बैराठ में हमें मौर्यकालीन और अशोक के अवशेष प्राप्त होते हैं। 12वां जनपद था सूरसेन। वर्तमान ब्रजमंडल का क्षेत्र इस जनपद के अंतर्गत आता था। मथुरा इसकी राजधानी थी। महाभारत में इस नगर की विशेष महत्ता थी, जहाँ यादव वंशी राजाओं का शासन था। यहाँ पर पहले अंधक वृष्णि यदुवंशियों का गणराज्य था, परंतु बुद्ध के समय तक यहाँ राजतंत्र स्थापित हो गया था। 13वां जनपद था असक, जो अस्मक भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की नदी गोदावरी के तटवर्ती प्रदेश पर अस्मक जनपद स्थित था, जिसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी और महाजनपद काल का यह सुदूर दक्षिण में स्थित क्षेत्र था। 14वां प्रमुख राज्य था अवंती। यह जनपद वर्तमान मालवा के क्षेत्र में स्थित था। इसकी मुख्य राजधानी उज्जैनी नगरी थी। इसके दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। प्राचीन काल में यहाँ हेय और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने शासन किया था। बुद्ध के समय अवंती राज्य अत्यंत शक्तिशाली राज्य था और 4 प्रमुख महाजनपदों में से एक बन गया था। इस समय यहाँ प्रदोत वंश राज्य करता था। चंड प्रदोत इस वंश का प्रसिद्ध राजा था, जिसने वत्स के राजा उदयन को भी बंदी बना लिया था। 15वां प्रमुख जनपद था गंधार। इस जनपद के अंतर्गत अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र, कश्मीर घाटी का क्षेत्र, तक्षशिला सहित पंजाब का पश्चिम उत्तर प्रदेश सम्मिलित था। तक्षशिला इस राज्य की राजधानी थी और महाभारत काल में यहाँ की राजकुमारी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। 16वां राज्य था कंबोज। गंधार और कंबोज दोनों प्राय साथ साथ मिलते हैं। कंबोज गांधार का ही पड़ोसी राज्य था और गांधार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी राजपुर हाटक थी। इस प्रकार इन 16 महाजनपदों के प्रमुख रूप से हमें जानकारियां प्राप्त होती है। इन 16 महाजनपदों के अतिरिक्त भी देश में अन्य कई छोटे छोटे जनपद भी थे, जो संभवतः अपने आसपास के महाजनपदों के प्रभाव में थे या उनकी अधीनता स्वीकार करते थे। ऐसे जनपदों के नाम है योधेय, मद्रक, त्रिगर्त और केकई, जो पंजाब में स्थित है। सिंधु, सोवीर, सीवी, अम्बस्ट सिंधु प्रदेश में। शाक्य जनपद कौशल और मल जनपद के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। कलिंग, मूलक, विदर्भ, बरार, सौराष्ट्र, कच्छ पश्चिमी क्षेत्र के जनपद, राढ़ पश्चिमी बंगाल, पुंड्र उत्तरी बंगाल और बंग पूर्वी बंगाल, आंध्र, पुलिंद, सबर, मुसिक आदि अस्मक महाजनपद के आसपास स्थित थे। द्रामिक रठ सुदूर दक्षिण में तमिल राष्ट्र के पास स्थित थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे भारतवर्ष में जनपद राज्यों की स्थापना उस युग में हो चुकी थी
प्रारंभ में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का बोलबाला था। हर क्षेत्र विशेष अपनी अलग राजनीतिक पहचान की दुदुम्भी बजा रहा था। इस युग की दूसरी विशेषता यह थी कि राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार के राज्य विद्यमान थे। तीसरी विशेषता है साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति का उदय। क्षेत्रीय लगाव एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने अधिक शक्ति जुटाने की होड़ और विस्तारवादी अभिलाषाओं को और घनीभूत किया। छोटे और निर्बल जनपद बड़े राज्यों में विलीन होते गए और इस प्रक्रिया में क्रमशः 4 शक्तिशाली महाजनपदों का उदय हुआ, कौशल, मगध, वत्स और अवंती के रूप में। यह महत्वपूर्ण घटना बुद्ध के जीवन काल तक संपन्न हो गई थी। गणतांत्रिक राज्यों में वज्जी संघ एक शक्तिशाली जनपद था और यह लंबे समय तक अपने पड़ोसी मगध की साम्राज्यवादी आकांक्षाओं से लड़ता रहा। उपर्युक्त चारों महाजनपदों के आपसी संघर्ष के बाद मगध एक शक्तिशाली महासाम्राज्य के रूप में उदय हुआ, जिसमें बृहद्रथ, नंद, मौर्य और गुप्त वंशों का उदय हुआ, जिन्होंने आने वाले 1000 वर्ष तक भारत की राजनीतिक घटनाओं का साक्षी बना रहा और भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहा। जय हिंद, जय भारत।